अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, दोहरी शहरियत केस तकरीबन 22 माह से चल रहा था। फैसल वावडा साहब, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए कि इलेक्शन कमीशन को इस पर फैसला करने से रोका जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी नहीं सुनी। अब उन्हें इस केस में नाअहल करार दे दिया गया है। इसे हम PTI के लिए धचका समझें या हिचकी समझें, ये तो अपनी जगह पर अहम है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले से पता होता है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कह सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। ये तो इस सब पे तो आपसे बात करेंगे, लेकिन फैसल वावडा साहब के हवाले से आप तवातर से पेशगोई करते रहे हैं। मुख्तलिफ आपके क्लिप्स हमने तैयार किए हैं जो कि हिस्सा बनाएंगे प्रोग्राम का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, आगे 2-3 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। एक तो फैसल वावडा साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस आ रहा है और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस आ रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरी पेशन गोई ये है कि फैसल वावडा साहब की छुट्टी हो जाएगी। फैसल वावडा की छुट्टी होनी है, वावडा की जी। और अभी आप देखिएगा फैसल वावडा साहब की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, उस वक्त आप लंदन में थे जब आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया था, और तब मालूम भी नहीं था कि फैसला कब आना है। महफूज किया गया था, तारीख नहीं दी गई थी। आप इतने पुरएतमाद कैसे थे इस फैसले के बारे में सेठी साहब? हाँ, मैं बिल्कुल समझता था कि ऐसे ही होगा। उसकी वजह यह है कि फैसल वावडा साहब केस, उनका अपना केस बड़ा कमज़ोर था और जो एविडेंस उनके ख़िलाफ़ थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। एविडेंस ये कहती थी कि जब इन्होंने अपनी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, उस दिन जिस दिन उन्होंने साइन किया कि मेरे पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है, हकीकत दर हकीकत इनके पास डुअल नेशनैलिटी थी। जब वो एक दफ़ा तस्लीम हो गए, एक्सेप्ट हो गए, उसके बाद इन्होंने अमेरिकनों को अप्लाई किया और अपनी डुअल नेशनैलिटी ख़त्म करवाई। और ये न्यूज़ के एक बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने फिर ये पूरी स्टोरी लिखी थी, फ़खर दुरानी साहब। तो उसके बाद क्योंकि डिनाइल नहीं आई कि जी ऐसी बात नहीं है, और अमेरिकनों से फिर मैंने अनऑफिशियली भी पूछा तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी है, स्टोरी बिल्कुल सही है, और इन्होंने ये किया है। तो अब एक मतलब समझी सोची झूठ उन्होंने बोला था और उसकी ऊपर एविडेंस भी थी। तो मुझे यकीन था कि ये एविडेंस जो है इतनी तकड़ी है कि ये कोई भी अगर चाहे कि इसको इग्नोर करे तो कर नहीं सकेंगे। अलबत्ता वावडा साहब ने उसके बाद बहुत कुछ किया। उन्होंने फिर एक ऐसी स्टेज भी आई तो कि इन्होंने ये अपनी नेशनल असेंबली की जो सीट थी ये छोड़ भी दी, मगर वहाँ भी इन्होंने बड़े तरीके के साथ चक्कर चला के किया। वो भी नज़र आ रहा था हमें कि इन्होंने सेनेट में जाना था, इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, नेशनल असेंबली में मेरे ख़िलाफ़ एविडेंस बहुत है कि मैंने झूठ बोला है, तो उससे बेहतर यही है कि मैं पहले ही रिज़ाइन करके और सेनेट में चला जाऊँ। मगर उससे पहले सेनेट में वोटिंग हो रही थी तो इन्होंने हर किस्म के चक्कर चलाया। नेशनल असेंबली मेंबर होते हुए इन्होंने सेनेट के इलेक्शंस जो मार्च में हुए थे उसमें अपना वोट डाला, और डालते सार ही आपने रिज़ाइन किया नेशनल असेंबली से और फिर खड़े हो गए अगली दफ़ा अपने सेनेट के जो है टिकट लेकर अंदर आ गए। तो ये बड़ी ओपन एंड शट केस था। तो ये अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद ना भी होती तो ये छुप नहीं सकती थी बात, इसलिए आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये होगा। अच्छा, यही बात इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले का हिस्सा बनाई है कि इस अमल की वजह से फैसल वावडा ने मशकूक बना दिया सारे के सारे, जितना भी कहानी थी जो आपने कॉम्प्लिकेशन आ जाती है ना, जो कानूनी पेचीदगियाँ कि ये जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे वो बतौर नेशनल असेंबली के मेंबर के कराए थे, बाद में वो सेनेटर बन गए। तो आपको लगता है ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा? तो क्या जैसे शाह मोहम्मद साहब को स्टे मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस पे भी आ सकता है? देखिए, स्टे शे की तो अब बात नहीं है। अब तो ये पहले भी एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया है ये मामला, और उन्होंने फिर इनके खिलाफ फैसला किया था और उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन अपना फैसला बताया अब। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको कोई रिलीफ मिलेगी। तो ये जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट और चैलेंज करेंगे। अच्छा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वहाँ एक कानूनी पॉइंट के ऊपर एक इंटरेस्टिंग बात बन सकती है, जो कि अभी लोग सोच रहे हैं कि इस पर कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं। वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक अदालत है जो कि इस किस्म के अदालती फ़ैसले दे सकती है? बिकॉज आर्टिकल 62 जो है जिसके तहत सादिक और अमीन के मामले तय होते हैं, वो लिखा उस आइन के अंदर ये है कि एक अदालत जो है वो किसी को नाअहल करा सकती है। डिस्क्वालीफाई जो है वो कर सकता है इलेक्शन कमीशन, मगर जो नाअहल करना ऑन यार्ड स्टिक ऑफ 62 उसके तहत वो जो है वो सिर्फ एक वो अदालत ही कर सकती है, बाकायदा अदालत।
अच्छा, अब तो सवाल यहाँ ये बनेगा कि आप डिस्क्वालीफाई तो कर देते, जी। ये डी नोटिफाई कर देते बतौर सेनेटर। बतौर सेनेटर, और बतौर सेनेटर आप, क्योंकि इन्होंने जी। गड़बड़ की थी, जी। तो वो तो आप कर सकते हैं, मगर क्या आप इनको फिर 62 के तहत इनको डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ कर सकते हैं, या आगे से इलेक्शन ही ना लड़ें वगैरह? तो ये सवाल जो है ये हो सकता है ये खड़ा हो कि जी क्या इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 180 है मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन का, 218 है, जी जी 218 जिसके प्रैक्टिस तहत किया। उन्होंने ये किया 218, और अपने आप को एक अदालत की हैसियत के बेसिस के ऊपर उन्होंने 62 को देखा है। तो पहले तो 62 अदालतें ही करती थी, वहाँ जाते थे केसेस, यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कर दिए। तो मेरा ख्याल है डिस्क्वालीफाई की ये जो डी नोटिफिकेशन है ये तो हो गई, ये तो अब बरकरार रहेगी, ये अब नहीं जा सकेंगे। देखना ये है कि अगली इलेक्शन में इनको हिस्सा देने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो जो 62 जो है अगर वो चल पड़ा है तो फिर इनको अगली इजाज़त, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, उसी का इत्तलाक। क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था जी। तो उनकी बरकरार है जी। इनको इलेक्शन कमीशन ने किया, तो चैलेंज यही होगा कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है ये करने का। ठीक है, तो लेकिन ये भी तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा दे। हम सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि नहीं, हम इजाज़त उसके पास है, वो भी एक क्वाज़ाई जुडिशल अथॉरिटी है, वो कर सकते हैं। नहीं, वहां जाते हैं तो ये ना हो लेने के देने पड़ जाए। नहीं वो देखिए, फॉर लाइफ। नहीं जी या फॉर लाइफ जी, नहीं, वो अभी इशू नहीं है ना, वो भी फिर बाद में कोई खड़ा हो सकता है। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया डिस्क्वालीफाई, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो दोहरी मुसीबत में फंस जाएंगे। नहीं, ये भी तो देखिए वहाँ ऑलरेडी एक मसला चल रहा है ना कि क्या जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो फॉर लाइफ होती है या 5 साल के लिए होती है? वो एप्लीकेशन पे एतराजात हैं। हाँ, एतराजात तो हैं, मगर है ना अभी वो फारग नहीं हुई। नहीं मुकम्मल तौर पे तो नहीं। ये फिर शायद हो सकता है उधर जाके क्लब हो जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है ना कि उसके साथ क्लब हो जाए। तो ये मामले आगे चलेंगे, मगर फैसल अपना वाडा साहब जो है इस वक्त मेंबर ऑफ सेनेट नहीं रहे, ये है मोटी बात। ठीक है, और वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं। तो अब क्या करें, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। तो क्या अमरीकी शरीयत वापस करने लेने के लिए, रिज्यूम करने के लिए कोई एफर्ट होगी फिर? नहीं, मेरा ख्याल अभी नहीं करेंगे। अच्छा, जब तक ये मामला बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। और ये भी मुझे कानून नहीं पता कि अगर एक दफ़ा आपने अमरीकी शहरियत छोड़ दी है तो क्या फिर आप अप्लाई करके ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इनकी पैदाइश जो है वो यूएसए की है जी। तो इनको बाय बर्थ इनको राइट मिली हुई है, ये नहीं कि इन्होंने एज एन इमिग्रेंट ली है। इनकी पैदाइश ही कैलिफोर्निया में हुई थी या अमेरिका में हुई थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली इज अमेरिकन सिटीजन। अब वो अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं, तो क्या किसी स्टेज पे वापस भी ले सकते हैं, ये मुझे एक्चुअली नहीं पता। जैसे चौधरी सरवर साहब ने भी तो यूके की सिटीजनशिप छोड़ी है जी। हाँ। अभी तक उन्होंने, मगर वो वहाँ की पैदाइश नहीं थी जी जी, वो उनके लिए और कानून थे। उन्होंने शहरियत ली थी, इनको शहरियत मिली थी। ठीक है, दोनों में फर्क है। हाँ, लेकिन 2 सेनेटर्स जो नून लीग के थे, सादिया बासी और हारून अख्तर, उनको भी तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था दोहरी शहरियत पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब। दोहरी शहरी में तो हो जाते हैं डिस्क्वालीफाई, ठीक है। अब मगर उनको अदालत ने किया होगा जी जी, अगर अदालत ने किया था तो फिर 62 लगता है। अच्छा। अगर अदालत ने नहीं किया और इलेक्शन कमीशन ने किया देन इट्स ओके। अब उनकी क्या पोजीशन है इस वक्त? उनकी वो तो अभी ज़ाहिर है दोहरी शरीयत पर है ही, डिस्क्वालीफाई नहीं है, तो बेसिकली उनके ऊपर तो सादिक और अमीन का एक केस तो नहीं बना। नहीं ऐसा नहीं, तो वही है। तो इनकी जो बेस्ट केस सिनारियो है इनके लिए वो यही है कि ये उसी कैटेगरी में चले जाएंगे। वर्स्ट केस सिनारियो है कि ये नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की कैटेगरी में न चले जाए। ठीक है, ये आगे चल के देखना होगा, क्योंकि फैसल वावडा साहब का इस पर अभी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि वो इस केस को आगे कैसे लेकर चलेंगे। बहरहाल ये सारे मामला जो सियासत में चल रहे हैं और इस पर जो भी शोर शराबा मचा है, इसे पीटीआई की एक विकेट गिरना करार दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो मुबारकबाद दे रहे हैं सबको फैसल वावडा की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, लेकिन शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन हैं। वो क्या कहते हैं, मजीद सुनते हैं। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। इमरान खान एक मुंतखब हुकूमत है, वो मुकाबला करने वाला आदमी है। 50 दिन की इनकी सियासत है, 50 दिन के बाद इंशाल्लाह इमरान खान और मजबूत हो जाए। ये 50 दिन क्यों स्पेसिफाई किया शेख साहब ने? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि 50 दिन क्यों जी, 40 दिन नहीं। देखिए आज क्या तारीख है? 9 फरवरी। 9 से लेके फरवरी 28 का महीना है, तो ये 19 दिन ये हो गए, और अगले 23 मार्च जबकि लॉन्ग मार्च है तो 23 दिन वो हो गए। 23 और 19 कितने बने? 42। ऐसे ही है ना, 50 तो नहीं बने। इसका ये मतलब है इसका ताल्लुक 23 मार्च से नहीं है। अच्छा। क्योंकि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च अगर फेल हो जाती है तो वो कहते हैं कि जी उसके बाद ही घर जाएंगे, इनके पास कोई जगह ही नहीं होगी जाने की। तो ये उन्होंने 50 दिन का। अब 50 दिन का चक्कर क्या है? बता दे सेठी साहब, क्या चक्कर है? क्या चक्कर है, बताएं। मेरा ख्याल है शेख साहब के जहन में
कोई एक ऐसी बात है जिसका उनको उन्होंने आगे भी हवाला दिया, तो मैं उनको दोनों को लिंक कर देता हूँ। उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है और मुंतखब हुकूमत के साथ है। दोनों बातें एक ही सांस में, के एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है मगर हुकूमत के साथ है, मुंतखब हुकूमत के साथ है। तो यहाँ अगर तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो फिर किसी हुकूमत के साथ नहीं है, ना हुकूमत के साथ है ना अपोजिशन के साथ है, वो अपना आईनी आधार रोल प्ले कर रही है। और अगर वो हुकूमत के साथ है तो वो उसी तरीके से साथ है जैसे वो पहले एक सफ़े पे थे। और पहले तो आपको पता ही है कि ये हुकूमत कैसे आई, इसलिए उन्होंने उसके अंदर मुंतखब भी डाल दिया ताकि उसको कवर मिल जाए, लीगल कवर मिल जाए अपनी बात को। तो मुंतखब का बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने इंटरवेंशन की है। फिर साथ ये कि इनके साथ हैं और है भी न्यूट्रल। तो मेरा ख्याल है शेख साहब जो असली बात जो कह नहीं सकते मगर जहाँ इशारे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मार्च के बाद खान साहब कुछ शायद ऐसे कदम उठाएं जिसके साथ ये सारी कन्फ्यूजन जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन इस्टेब्लिशमेंट साथ है या नहीं साथ, ये मुंतखब हुकूमत है या नहीं मुंतखब हुकूमत, यही खाता चल रहा है ना। तो फिर अगर अप्रैल में खान साहब को ऐसा फैसला करते हैं जिसके साथ मुंतखब हुकूमत को चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऐसे सरबराह आ जाएं जो लाने वालों में भी हैं और आगे चलाने वालों में भी होंगे, तो फिर वो मेरा ख्याल है उधर इशारा कर रहे हैं कि अप्रैल आवे तो सही, हम फिर कोई ऐसी अनाउंसमेंट करेंगे कि अपोजिशन को जो इस वक्त हवा मिल रही है इधर उधर की वो घर चले जाएंगे। ये अब इससे ज़्यादा मैं अच्छा, तो अपोजिशन ने जो 23 मार्च की तारीख मुकर्रर की वो भी यही देखते हुए किया या अपोजिशन को भी पता है इस बात का कि ये इन्होंने अगर मार्च खींच लिया हुकूमत ने तो अप्रैल में ये कोई ऐसी अनाउंसमेंट ना कर दें जिसके साथ फिर प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कमज़ोर हो जाए या गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाए। मार्च बहुत अहम महीना है, एंड गेम का महीना, और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा हैं। इत्तेहादियों के हवाले से तो वो कह रहे हैं कि सब चैन है, और इत्तेहादी भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला या उन्हें अभी तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आई। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब क्या बात कर रहे हैं वो सुनते हैं। लोग समझ गए हैं कि इस वक्त नून लीग पंजाब तक महदूद हो गई है और पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है, और इन्होंने फैसला कर लिया है कि इधर हम उधर तुम। ये इधर हम और उधर तुम की वजह के साथ एक तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अगर मुल्क में कोई वफाकी सोच रखने वाली जमात है तो वो तहरीक इंसाफ है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो बात करें, फवाद चौधरी साहब भी ये बात पहले कर चुके हैं। बज़ाहिर इसमें वजन दिखाई नहीं देता आपको कि सिंध और पंजाब? देखिए पंजाब के अंदर तो नून लीग हावी है, इसमें कोई शक ही नहीं है जी। सिंध में पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में है। यहाँ तक ये बात कहना कि जी दोनों रीजनल पार्टीज बन गई हैं और अब पीटीआई सिर्फ एक वाहिद पार्टी है जो कि हर जगह पे है, ऐसी बात नहीं है। नून लीग बलूचिस्तान में भी है और नून लीग केपी में भी है। ये किसने कहा कि नहीं है? अगर इलेक्शन फेयर होती, देखिए ना बात तो वहीं आती है ना कि इलेक्शन आप फेयर कराएं तो फिर देखें क्या सूरत हाल होती है। तो ये शाह महमूद साहब की ये खुशफहमी है कि सिर्फ उन्हीं की एक जमात जो है वो नेशनल पार्टी है। बात यह है कि नेशनल पार्टी बनाने वाले जो हैं अगर आज खड़े ना हों इनके साथ तो ये नेशनल क्या ये सब जगह पे ही फारग हो जाएंगे। तो इसलिए सारा प्रोपेगेंडा है। इस वक्त सारे पोल्स जो हैं वो यही दिखा रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नेशनल पॉपुलर पार्टी मुस्लिम लीग है और पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी ज़्यादा सपोर्ट बेस जो है वो सिंध में है, और वो भी सिंध में, अर्बन सिंध में नहीं है, रूरल सिंध में है। वहाँ तक तो ये सही है। कोई लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो एक रीजनल पार्टी बन गई है, मगर पीपल्स पार्टी की बड़ी कोशिश है कि अगली इलेक्शन में वो नेशनल पार्टी की हैसियत से लड़ें और कुछ अलायंसेस बनाएं, कुछ सीटें लें, ये वो वाला। तो ये करने का जरदारी साहब का पूरा इरादा है। मगर नून लीग तो अब नेशनल पार्टी पहले भी थी, अब भी नेशनल पार्टी है, ऐसी क्या बात है। इलेक्शन करा के देख लें, ये सारे डिस्कशन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं इधर तुम उधर हम या उधर तुम इधर हम वाला फार्मूला शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं जमातों ने आपस में नहीं। देखिए अभी भी तो सूरत ऐसे ही है ना कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई कहती है इधर हम और उधर तुम। पीटीआई ये भी तो, पीटीआई भी तो उसी खाते में खड़ी है ना। नहीं, इधर हम उधर तुम वाली बात नहीं है। बात ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर इलेक्शन होती है अंडर द करंट सिस्टम, तो इलेक्शन अगर होगी तो वो नून लीग जीतेगी। नून लीग का मुराद ये है कि वो पंजाब में भी जीतेगी और फेडरल गवर्नमेंट भी जीतेगी, और केपी में, बलूचिस्तान में सीटें मिलेंगी उन्हें, अलायंसेस बनेंगे। उनकी ये उम्मीद है कि केपी के अंदर मौलाना के साथ मिलके
हाँ। और वो कर लेंगे। आपको याद नहीं है मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या? 2013 के इलेक्शन के बाद जी पीटीआई के पास सबसे ज़्यादा सीट्स थी केपी में। मौलाना आए नवाज शरीफ साहब को मिलने रायगढ़, जी और मौलाना ने आके कहा कि हमें ये छोड़नी नहीं चाहिए, वो भी भाग दौड़ करके अलायंस पार्टनर्स लेंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे। हम भी कर सकते हैं, हम थोड़ा ही पीछे हैं, थोड़ी मेहनत हम करें तो हम भी हुकूमत बना सकते हैं, कुछ लेन देन करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा था नहीं, क्योंकि उनकी ज़्यादा सीटें हैं, हालांकि वो अपने बेसिस के ऊपर नहीं बना सकते गवर्नमेंट, उनको सीटें 8, 10, 15 सीटें और चाहिए थी, मगर क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उनकी है तो उनको करने दें, तो उन्होंने फिर कर ली। मगर अगर उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब मौलाना की बात मान लेते तो अच्छी खासी वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होनी थी, और बिल्कुल ये मुमकिन है कि नून लीग और पीटीआई बना ले, नून लीग और मौलाना वहाँ गवर्नमेंट बना लेते। उसकी वजह ये थी क्योंकि इस्लामाबाद में नून लीग की गवर्नमेंट बनने वाली थी ना, तो जब जो इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट बनती है उसके बड़े पावर्स होते हैं ना, तो वो लोग आने के लिए तैयार थे, मगर मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने ये रोक दिया था, और इसका चर्चा भी बाद में चलने दे, ये जमहूरी एक नया एक प्रिंसिपल भी हमें कायम करना चाहिए कि उनकी मेजॉरिटी नहीं, उनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो उनको कोशिश कर लेने दें कि मेजॉरिटी। जैसे पंजाब में भी अब हमने देखा बड़े नाराज थे, ठीक है। लेकिन अब मौलाना की एक्टिविटी तेज होने का वक्त हुआ चाहता है, वो लाहौर आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से मिलने, फिर इत्तलात है जहांगीर तरीन ग्रुप से भी रब्ता हो सकता है, काफ लीग से भी वो मिलने जा सकते हैं। बहरहाल मेल मुलाकातों के सिलसिले के ऊपर तो सेठी साहब तबसरा कर चुके हैं, देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे पर किसकी शय किसकी मात होती है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। अब कुछ सेठी साहब क्रिकेट की बात हो जाए। रमीज़ राजा साहब आए हैं, बहुत से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा आइडिया उन्होंने जो जनवरी में दिया था वो है 4 नेशन T20I सीरीज़, सुपर सीरीज़ जिसका नाम दे रहे हैं। उसमें इंडिया होंगे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस पेशकश पे जो BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया है। ये आइडिया क्या है सेठी साहब, और कितना सक्सेसफुल हो सकता है आपके ख्याल? रमीज़ ने ये बात कही है कि एक 4 नेशन टूर्नामेंट होनी चाहिए, जो टॉप 4 क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड। इनमें से 3 तो वो हैं जो बिग 3 थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड। ये बिग 3 इन्हीं को कहते थे। जी जी बिल्कुल। और ये पूरी कंट्रोवर्सी भी चली थी आपको याद, उससे पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ था कि इसको बिग 4 किया जाए, हमें भी डाल दे इसका। मगर उन्होंने नहीं मानी हमारी बात। बहरहाल उसके बाद फिर वो बिग 3 कुछ अरसे के लिए चला, फिर वो बिग 3 भी ख़त्म हो गया, वो जो पूरा अरेंजमेंट था, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट था। अब सूरत हाल है कि रमीज़ राजा साहब कहते हैं कि एक 4 नेशन सीरीज़ होनी चाहिए T20 की, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं ये बहुत कमर्शियली बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के जो मैचेस हैं, पुरानी राइवलरी है ना एशेस की, वो भी बड़े कामयाब होते हैं और बहुत पैसे बड़े बनते हैं उनमें जी। तो उनका ये मतलब था कि ये 4 मुल्क जो हैं ये आपस में अगर खेलें वो एक नई स्पेशल टूर्नामेंट T20 की, तो उससे बहुत पैसा बन सकता है। तो साथ मगर उनको इस बात का एहसास भी था कि पैसा तो बन सकता है, मगर हो सकता है बाकी जो मुल्क हैं वो इसको अपोज करें जी, वो लेफ्ट आउट फील करेंगे, 4 स्पेशल हो जाएंगे। वो कहेंगे जी ये क्या बात है। तो उससे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आपने देखा है वो बहुत टॉप ज़बरदस्त किस्म की चैंपियनशिप जीत रहे हैं। तो इन्होंने फिर ये प्रपोज किया कि जी जो पैसे बनेंगे ये 4 नेशन टूर्नामेंट के, वो फिर थोड़े से बांट लेने चाहिए बाकियों के अंदर भी, ताकि उनमें मुँह बंद करता जाए। ठीक है। मगर वहाँ से BCCI ने जो आगे से जवाब दिया जी, BCCI ने ये जवाब दिया है कि दो बातें कही हैं जय शाह साहब ने जी, जो सेक्रेटरी हैं जी जी। उन्होंने कहा जी एक तो ये है कि ये शॉर्ट टर्म कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, और उसके अंदर 2 चीज़ों ज़्यादा अहम है इससे। एक ये हमारी बायलैटरल होम सीरीज़, घर में जो हम खेलते हैं ना, पैसे तो वहाँ बनते हैं, तो उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हमें। इंडिया सबसे ज़्यादा पैसे बनाता है जब इंडिया घर के अंदर को खेलता है। जब इंडिया बाहर जाके उनके मालिक में खेलता है तो सारे पैसे उनको जाते हैं। जो टर्म्स ही होती हैं आयशा कि अगर आप इंग्लैंड है और मैं पाकिस्तान हूँ, जब मैं आपके यहाँ जाके खेलूंगा तो जो पैसे बनेंगे सीरीज़ में से वो आपके, ठीक है, और जब आप पाकिस्तान आएंगे तो जो पैसे बनेंगे वो हमारे। तो ये बायलैटरल इसको कहते हैं, शेड्यूल इस तरह से शेड्यूल होता है। अब इंडिया कहता है कि जी हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा अहम ये नहीं है कि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलें, हम तो होम सीरीज के लिए सारी की सारी तवज्जो वहीं देना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर कोई और इंटरनेशनल
टूर्नामेंट करनी है जी, तो हम तो चाहेंगे ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को इंक्लूड किया जाए, गुड आइडिया। है ना। तो कहेंगे ये 4 नेशन जो है ये हमें सूट नहीं करता। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी मैं समझता हूँ इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनके लिए भी होम सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, आइडिया बुरा नहीं है, मगर मैं आपको बताऊँ आइडिया क्यों इनको आया ये। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और पाकिस्तान खेलते नहीं है बायलैटरल, जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाता है। पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है इसलिए क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आके खेले तो बहुत कामयाब होगी ना सीरीज। अच्छा, तो इंडिया के पास तो सारी दुनिया आके खेलती है, उनको तो इशू नहीं बन रहा जी। और ना आए पाकिस्तान डजंट मैटर, दुनिया सारी आके खेल रही है, लंबे पैसे बन रहे हैं, ऊपर से IPL के पैसे बनते हैं उनके। वो तो उनके पास तो सब कुछ है, मेगा इवेंट उनका, मेगा सब कुछ है उनके पास। हमारे पास तो अभी PSL बेचारा बन रहा है जी। और यहाँ और किस्म के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अब टेररिज्म आ गई, ये हो गया वो हो गया। और दूसरा ये है कि अभी तक तो ये पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आ रहे हैं यहाँ जी और न्यूजीलैंड अब आएंगे, जो कि आए थे तो भाग गए यहाँ से। तो हमारे लिए तो ये एक नई चीज़ डेवलप हो रही है, इसलिए हमारे जो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है इस वक्त। अच्छा, थोड़ा बहुत ICC से हमें पैसे मिल जाते हैं और बाकी हम PSL से पैसे बनाते हैं। PSL से पहले तो हमारा हाल बहुत बुरा था कि जितने पैसे ICC से मिलते थे वो मर के हमारे खर्चे पूरे होते थे घर में, क्योंकि लोग यहाँ आते ही नहीं थे खेलने के लिए। अब लोग आना भी शुरू कर रहे हैं और PSL भी बढ़ गया है। PCB की मामूली हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। तो रमीज राजा साहब ने सोचा एक और भी प्रपोजल दे देते हैं, तो आपके ख्याल में कन्विंस कर पाएंगे जो उनकी स्किल्स है रमीज राजा साहब की? या ख्याल करेंगे शेड्यूल जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल बिटवीन ICC इवेंट्स एंड बायलैटरल सीरीज, वो बहुत टाइट है, वो 5 साल के लिए बुक हुआ हुआ है, इतनी सी भी स्पेस नहीं है। अच्छा, तो इसलिए ये एक दफ़ा कोई चीज़ कैंसिल हो जाए उसको रीशेड्यूल करने में बहुत मुश्किल होती है। अभी ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ कैंसिल हुई है, अब उसको रीशेड्यूल करने के लिए आप देखिए कितना पीछे जाना पड़ेगा, और तो ये बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, लेकिन ये मेरा ख्याल है इसकी कोई चांसेस नहीं है। सौरभ गंगुली इससे पहले भी प्रपोज कर चुके थे, उन्होंने 3 नेशन का फार्मूला दिया था जिसमें अब रमीज राजा साहब ने इन कर दिया। वो कह रहे थे 3 ममालिक खेल लें। चले, इंडिया के साथ तो हमारे 2012-13 से कोई 2 मुल्क की सीरीज नहीं हो सकी। बाकी ममालिक को आपके ख्याल में कोई एतराज़ हो सकता है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को? तो वो क्या होगा? भारत की तो समझ आती है हमें कि वो इनकार कर देगा और कर ये वाली प्रपोजल जी मैंने अभी आपसे कहा ना कि वो भी नहीं करेंगे। उनकी वजह ये है कि वो उनकी भी अपना जो शेड्यूल्स हैं वो बहुत टाइट हैं। अच्छा, ये कहाँ से सीरीज निकालेंगे? इसके लिए 4 प्लेयर्स खेलेंगे, ये महीना लग जाएगा इनको करके, कहाँ से निकलेगा? और T20 ही क्यों? टेस्ट सीरीज क्यों नहीं प्रपोज की गई? वनडे की बात है ना, T20 सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं ना। अच्छा, क्या कर रही हो? अच्छा, टेस्ट मैच में पैसे नहीं बनते, फास्ट फॉर्मेट। हाँ, ये फास्ट फॉर्मेट में पैसे बनते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा कमर्शियली वायबल T20 है। तो कोई और तरीका जिससे हम भारत को आमादा कर सके, कन्विंस कर सके, आप अगर होते आज? नहीं, भारत भाग गया है। BCCI में इतने गट्स नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत के साथ टक्कर ले। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने क्रिकेट को सियासी तौर पे आउटकास्ट कर दिया है, वो क्रिकेट के अंदर सियासत ले आए हैं। और जब तक पाकिस्तान इंडिया के हालात नॉर्मलाइज नहीं होंगे उस वक्त तक BCCI को इजाज़त नहीं मिलेगी पाकिस्तान के साथ खेलने की। यानी जो सियासत के खेल हैं उन्होंने असल में इस जो जेंटलमैन गेम जिसको कहते हैं उसको गहना दिया होगा, वो अब जेंटल नहीं रही। बहरहाल ये जो रमीज राजा साहब का फार्मूला है ये तो नाकामी से ही 2-4 होता हुआ नजर आता है इस जवाब के बाद, जो कि वहाँ भारत से आया है। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद है। मैं सेठ साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जो मौजूदा सिचुएशन है ये हम पास्ट में भी देखते हैं, हर पार्टी में 10% एक बफर जोन होता है और छोटी पार्टियां भी जैसे काफ लीग और MQM ये बेसिकली सिग्नल्स पे अपने डिसीजन लेती हैं। जब भी इन्हें एक ऐसी सिचुएशन बनती है तो उन्होंने सिग्नल्स पे पॉलिटिक्स करनी होती है, अवामी पॉलिटिक्स नहीं करनी होती। तो ये बफर इलेक्टेबल्स का भी है, तो ये जो अनसर्टेनिटी का बफर जोन है ये कब फिल होगा और सही मायने में पॉलिटिक्स कब हो सकेगी? बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और इसमें 10% बफर जोन ये कहाँ से? बफर जोन की बात नहीं है, बात ये है कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर सिस्टम अपनी जगह पे, मगर जो कल्चर है वहाँ का वो अपनी जगह पे। बरतानिया में ले लें, वहाँ हमेशा से 2 पार्टीज थी,
इत्तेफाक था कि बस दो पार्टीज, एक लेफ्ट की और एक राइट की, एक कंजर्वेटिव और एक लेबर है। जी। और फिर एक तीसरी पार्टी बनी लिबरल, जबकि देखा कि दोनों जो है इससे ज़्यादा छोटी पार्टीज नहीं बनी, अगर बनी है तो वो स्कॉटलैंड में बनी, एक स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी। मगर बेसिकली 2-3 अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के अंदर दो पार्टी, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ ये पोस्ट कॉलोनियल नेशंस हैं, इनके अंदर इनकी आज़ादी के बाद बहुत से छोटे रकबे जो थे वो एक नेशन स्टेट में आ गए, मगर उनकी आइडेंटिटी रही, इसीलिए इतनी प्रोविंसेस हैं। और वो आइडेंटिटी इतनी रही कि इनको फिर हर जगह पे प्रोविंशियल जो कल्चर है उसकी प्रेडोमिनेंस रही है। इसलिए सिंध के अंदर सिंधी वोट, कराची के अंदर महाजर वोट, इसीलिए पंजाब के अंदर सदर्न पंजाब, और क्योंकि कल्चर भी फ़र्क रहा, लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क रहा। तो जहाँ ये लैंग्वेज और कल्चर के इश्यूज आ जाते हैं, वहाँ फिर मुख्तलिफ पार्टीज़ बननी शुरू हो जाती हैं जो कि लोकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनती हैं। और फिर मज़हब, वहाँ तो मज़हब की कोई पार्टी नहीं है यूरोप के अंदर, दे आर सेमी राइट विंग पार्टीज़, मगर मज़हब उसके अंदर उस तरीके से नहीं आता एज अ पोलिटिकल फोर्स। यहाँ तो वो भी है, तो इसलिए यहाँ छोटी छोटी पार्टीज़ बन जाती हैं, फिर उनको भी उतना वोट मिल जाता है कि 2-3 सीटें मिल जाती हैं, फिर वो आके और नेगोशिएट करती हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती हैं। ये हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो बांग्लादेश फॉर एग्जांपल में नहीं है। अच्छा। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और दो बड़ी पार्टीज, बिकॉज वहाँ लैंग्वेज एक ही है। यहाँ देखे ना, यहाँ तो 4 लैंग्वेजेस हैं एटलीस्ट, तो 4-5 पार्टीज तो बनती है ना वैसे ही। फिर ऊपर से मजहबी पार्टीज है, मजहब एक समझे एक किस्म की कल्चरल जुबान एक और ही है, वो भी एक बन जाती है। अमेरिका में एक ही ज़ुबान है, यूके में एक ही ज़ुबान है, थोड़ी बहुत स्कॉटिश थोड़ी सी फ़र्क है, इसलिए वहाँ एक बन गई पार्टी। तो ये ज़ुबान और कल्चर के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो ये होंगी इस किस्म की, जहाँ जहाँ ट्राइबलिज़म है या रिलीजन है या प्रोविंशियल कल्चरल यूनिट्स हैं, तो वहाँ आप देखेंगे छोटी पार्टीज़ भी, उनकी भी अहमियत बनती है। इसलिए फेडरलिज्म जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है कंपेयर टू यूके एंड यूएसए। हालांकि वहाँ उन्होंने फेडरल प्रिंसिपल कायम किया है, जमहूरी प्रिंसिपल, मगर हमारे लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। बहुत सी इकाइयों को हमने साथ लेकर चलना है। बहरहाल सियासत किन फैक्टर्स की बुनियाद पर तकसीम हो सकती है, उसकी बात सेठी साहब ने की। और अब अगले सवाल। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम आयशा और नजम सेठी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां अकरम बात कर रहा हूँ अज़रबैजान से। सेठी साहब, ये जो काफ लीग वाले और पीपी वाले जरदारी साहब अपनी हैसियत से ज़्यादा मांग रहे हैं इनसे हिस्सा कि हमें शेयर ज़्यादा दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि नॉन लीग को फिर ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए कि बाद में फिर पछताना पड़े। जैसे इन्होंने इतना अर्सा गुजार लिया, तो बाकी का जो 1-1.5 साल है ये भी गुजार लें। काफ लीग को बना के वज़ीर आला बना के चौधरी परवेज़ इलाही को, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दानिश का फ़ैसला होगा। हिस्सा बकदर जुस्सा, बाकी वक्त भी गुजार लें, घाटे के सौदे नहीं करें, मशवरा ये। हाँ सही है, उनकी बात तो सही है। ये हमने देखा पंजाब के अंदर 90s के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मेजॉरिटी उनकी थी, मगर 10-15 सीटें मंजूर भुट्टो साहब लेके बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस 10-15 सीटों के साथ हुकूमत बना ली और फिर बड़ी मुश्किल से उनको निकालना पड़ा, और वो भी फिर अपने पार्टनर को देनी पड़ी हुकूमत, मोहतरमा को, हामिद नासिर चट्टा साहब के आरिफ नकई साहब को देनी पड़ी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जी नून लीग क्या इसके, अगर चौधरी के साथ बात करके और गिरा भी देते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, तो इसमें इनका तो नुकसान है, फ़ायदा क्या है इसमें, क्योंकि वो तो फिर चौधरी को कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा, उनके पास तो 8-10 सीटें। तो बात इनकी बात में वज़न है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बात होगी ना चौधरी के साथ, वो शायद ये नहीं होगी कि पंजाब के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा, हाँ, ये नहीं होगी। Then? ये नहीं होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो चीफ सीएम बन जाए। हाँ, ये नहीं होगी। अच्छा, वो ये इतनी नून लीग इंतज़ार कर लेगी कि अगर ऐसी बात है तो इंतज़ार कर लेते हैं, फिर ठीक है, फिर तो अगली इलेक्शन में आपको 10 मिली हैं, 10 भी नहीं मिलेंगी आपको। अभी तो ये है कि हमारे साथ कुछ बात कर लें, आपके साथ कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आप फिर भी आपको स्पीकर बना देंगे, कुछ कर देंगे, मगर हुकूमत आपके हवाले नहीं करेंगे। ये नून लीग दे ही नहीं सकती पंजाब की हुकूमत। पंजाब की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के पास जब तक नहीं होगी, पाकिस्तान नहीं चल सकता। इसलिए ये बात ये सही कह रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है इसके दरमियान भी बहुत से ऑप्शंस हैं। इसीलिए इस वक्त नून लीग की कोशिश है कि इस्लामाबाद की बात की जाए और सिर्फ मुख्तसर बात की जाए।
इमरान खान को निकालना है और नई इलेक्शन करनी है। उसके बाद जो आता है वो जहाँ भी आता है वो ले ले। अभी हमने इलेक्शन के बाद मुकमुकाएँ जो करनी है और जो वो अभी हम नहीं करना चाहते। अभी आप बस इत्तेफाक करें, इनको निकालें, इलेक्शन करें, अपने पाँव पे खड़े होते हैं। और जो लोग आना चाहते हैं, जिसकी ज़रूरत है नून लीग को, वो लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब लेके बैठे हुए हैं। उनके अगर साथ चौधरी साहब नहीं आते तो ना आए। अच्छा। अगर जहांगीर तरीन आ जाते हैं तो मामला हल हो गया। और वो फिर ना हुकूमत तो मांगेंगे नहीं, वो तो सिर्फ ये कहेंगे जी मेरे 10, 15, 20 लोग हैं, उनको टिकट दे दीजिएगा नून लीग के, नहीं तो और कुछ नहीं तो चले उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट मत खड़ा कीजिएगा ताकि वो आज़ाद हैसियत से वो खड़े हो जाए, उसके बाद आप ही को ज्वाइन कर लेंगे, हमें थोड़ी सी तो स्पेस दे दीजिए। तो ये बातें हो सकती हैं। चौधरी साहब के साथ ये बात नहीं हो सकती कि जी चाहिए आपको अगली इलेक्शन के बाद आपको हम सीट एडजस्टमेंट भी हो जाएगी कि हम इतनी सीटों पे आपसे नहीं लड़ेंगे। अच्छा, मगर ये नहीं होगा कि आपको चीफ मिनिस्ट्री मिलेगी, ये पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये खारिज अज़ इम्कान है। तो फिर ऐसे में जहांगीर तरीन ग्रुप की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तलात ये भी है कि उनके साथ भी मुलाकात के लिए कोशिशें की जा रही हैं, वक्त का तायुन, दिन का तायुन देखिए किया जाए। बिल्कुल तो वो ज़्यादा अहम नहीं है, सॉरी वो ज़्यादा अहम नहीं है सिचुएशन में। नहीं बिल्कुल, मैं तो पहले उस दिन आपसे कह रहा हूँ, आपने मेरे क्लिप्स निकाल ले, मैं कह रहा हूँ जहांगीर तरीन साहब की तरफ तवज्जो रखिए, जी चौधरी साहब की तरफ अपनी एक हद तक ठीक है, मगर असली बात जो है वो जो चाबी है वो जहांगीर तरीन के पास। हाँ, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी मौसम जो है वो क्लियर होने में वक्त लगेगा, फिर पता चलेगा तैयारा कहाँ लैंड करता है। और जहांगीर तरीन साहब तो काफ़ी अरसे से मौसम को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए चुप करके लंदन की बैठे, तपस्या कर रहे हैं। हमें तो लंदन के चक्कर नहीं लग रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये भी अहम है थोड़ा। और अभी आप खुद ही कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात का इम्कान है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अगर हैं वो बंदे इनके साथ राब्ते में 20 के करीब, तो नून लीग उन्हें टिकट अपना क्यों नहीं देती? देना टिकट तो फिर वो देंगे ना जब वक्त आएगा। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, अच्छा, तो इसका ये मतलब ही ये है कि जहांगीर तरीन साथ आ गए हैं और वो उनको दे दिया है जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर वो सियासत में फ़र्क कहाँ रह जाएगा? जहांगीर तरीन साहब पहले इमरान खान साहब की हुकूमत बनवाने में भी आ गए, इधर भी आ गए। सियासत में कोई फ़र्क नहीं होता। सटी साहब, सियासत में मफाद होते हैं, हाँ, और कुछ नहीं होता। ये तो फिर दायरे में घूमते रहेंगे ना हम। तो शफाफ कब होगी सियासत? कोई नहीं, सियासत कब कौन कहता है? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सियासत के साथ जब आप मज़हब को मिलाते हैं, हाँ, तो मज़हब का नुकसान हो जाता है, सियासत का नहीं होता। सियासत और गंदी हो जाती है मगर मज़हब को भी गंदा कर देती है। इसीलिए मज़हब को सियासत से अलग रखना चाहिए। मज़हब एक साफ़ सुथरी प्योर चीज़ है। अच्छा, जब कीचड़ उछाला जाएगा तो मज़हब पे भी गिरेगा ना, फिर बदनामी वहाँ भी होती है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मज़हब को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। ठीक है, ये हम नुक्ता आ गया सामने। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट की, जहां जाके माफ़ी मांगी है फवाद चौधरी साहब ने और फिर दौस आशिक अवान साहिबा ने। फवाद चौधरी साहब तो इलेक्शन कमीशन में भी माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन अदालत ने कहा है कि आप जाके जो मुअज़्ज़ज़ जज जो इंतकाल कर चुके हैं, दुनिया से रुख़्सत हो चुके हैं, उनकी कब्र पे जाके माफ़ी मांगे, और माफ़ी अभी कबूल नहीं हुई। ये क्या तो देखिए ना, इसका ये मतलब है कि इतना आसान नहीं रहा कि आप गाली गलौज करें और फिर चले जाएंगे सॉरी और फिर जाके शुरू कर दें। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ यही किया था ना, फिर जाते भी नहीं थे, जब वो बुलाते थे जाते भी नहीं थे और भी तौहीन करते थे। फिर आखिर जब कोई चारा नहीं रहा और इनके खिलाफ एक्स पार्टी फैसले होने वाला था, तो फिर जाके सॉरी वो आपके वो दूसरे साहब भी है ना, स्वाति साहब, याद है? आजम स्वाति साहब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आग लगाने की बात की, वो तो बहुत कुछ कहते थे। तो यहाँ अच्छा किया है इन्होंने, अदालत ने इनको खींचा है, उन्होंने कहा जाओ जाके माफ़ी मांगो जहाँ माफ़ी मांगनी है, फिर आना, फिर देखेंगे। और एकदम इनकी बात नहीं मान ली, अच्छा किया। और मैं तो समझता हूँ इस किस्म की जब कोई चीज़ होनी चाहिए, एक दफ़ा माफ़ी तो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ शायद दूसरी दफ़ा भी माफ़ी हो जानी चाहिए, तीसरी दफ़ा अगर ऐसे करें तो कोई सज़ा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हौसला शिकनी कैसे हो पाएगी जब आप अदालती फैसले के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें? मैं तो कहता हूँ कि एक दफ़ा गलती हो जाती है इंसान से। अच्छा, हाँ, और कभी कभी सियासी तौर पे आप करते हैं, फिर उसको कहते हैं तस्लीम कर लेते हैं कि गलती होगी। तो देखिए, माफ़ी देना तो अच्छी बात होती है, माफ़ करना तो अल्लाह ताला का नाम ही एक ही है जो माफ़ी देने वाला। तो आपको लगता है अब ये कब्र पे जाएंगे और वहाँ से? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, इन्होंने क्या जाना, एक बात थी ना ये। अच्छा, अलामती सिंबॉलिक हाँ, सिंबॉलिक थी, मजा ताकि चख सके आप अपने अल्फाज का। अब अगर तंग करना चाहे अदालत तो कहेगी गए थे आप, अगली हियरिंग पे आप गए थे, कुछ तस्वीरें नजर नहीं आई।
अच्छा, तो मतलब है मैं तो चाहता हूँ कि वो करें ना ऐसे थोड़ा सा कि जाएं जाके वहाँ जाके माफ़ी मांगे। बिल्कुल हाँ, ठीक मगर है। मेरा ख्याल है शायद बात वहाँ तक नहीं जाएगी। बस उन्होंने कहा है कि आप तहरीरी हल्फनामा जमा कराएं, उसके बाद हम वो देखेंगे। ये है सुनेंगे पेशावर इनकी हाईकोर्ट बात, तौहीन अदालत। सुनेंगे इनको, खड़काएंगे, फिर बाद में जाके माफ़ कर देंगे। ठीक है, ठीक है। बहरहाल सेठी साहब अपने प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि अब हमें अदालती फैसलों की तरफ गौर से देखना होगा कि अदालती फैसले क्या आते हैं और वो क्या कहते हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो सेठी साहब के सामने रखिए वीडियो मैसेज के जरिए, और हम तक अपना फीडबैक भी पहुंचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।